बैठिए। बड़ा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है जो विकास की गतिविधियां है वो कुछ सभी को नमस्कार। आप सबका मीडिया सेंटर में बहुत दिनों बाद इतने सारे हमारे देहरादून के सभी प्रमुख, हमारे मीडिया के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि पिछले दिनों अनेक गतिविधियाँ राज्य में रही, चुनाव भी रहा बीच में, और उसमें भी औपचारिक रूप से इस प्रकार से आप सबसे भेंट नहीं हुई। आज भेंट हो रही है, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप सब लोगों ने लगातार अनेक अपने कार्यों से, समाचारों के संपादन से लेकर प्रकाशन तक अनेक अवसरों पर हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरे दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है, वो काम भी हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ है। इसलिए हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है। और ये जो हमारे पूर्वज हमारे हमको जो विरासत में दे गए कि एक अच्छा वायुमंडल दे गए, एक अच्छी जमीन देकर गए, एक अच्छी वायु यहाँ पर देकर गए, अच्छा जल देकर गए, अनेक जल स्रोत देकर गए। यानी कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जहाँ नदियाँ हमारे यहाँ 12 महीने लगातार जल देने वाली नदियाँ हैं, वनों से आच्छादित है हमारा ये राज्य, पर्वतों से आच्छादित है और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, और पूरा का पूरा वायुमंडल शुद्ध वायु से आच्छादित है। और इसका एहसास हम सबको तब होता है जब हम देवभूमि से कभी राष्ट्रीय राजधानी के आसपास होते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास अन्य लोगों से क्या भिन्न है। तो कुल मिलाकर अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो यही कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास के साथ हम एनवायरनमेंट का किस प्रकार से संरक्षण कर रहे हैं, उसका सूचकांक आज जारी हुआ है। यानी कि हम अगर विकास के लिए बहुत सारे पेड़ों का पातन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कितने पौधों का रोपण कर रहे हैं, ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में, दोनों में किस प्रकार का हम सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास के मॉडल को हम अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो विकास का हमारे राज्य का मॉडल है, उसको अभी नीति आयोग के आए हुए 4 दिन पहले जो आंकड़े आए हैं, सूचकांक आया है, जो इंडेक्स आया है, उस इंडिकेटर में भी हमको पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और ये इस बात का एक तरह से मैं कहूँ कि प्रमाण है कि हम विकास को लेकर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ हमारे सामने चुनौती है
कि आने वाले वर्षों में भी हम इस सूचकांक पर अपने को स्थिर बना के रखें, यानी कि अगर हमारा पहला स्थान आया है तो हम उस स्थान को मेंटेन करके रखें। और वहीं जीईपी के मामले में भी, ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में भी, इसमें भी जो हमने शुरुआत की है, ये राज्य के साथ साथ अन्य स्थानों के लिए भी, अन्य क्षेत्रों के लिए भी, राज्यों के लिए भी, अनेक स्थानों के लिए लाभकारी होगी। तो मैंने सोचा कि आज ये चूँकि थी, और मैं राज्य का मुख्य सेवक हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी निर्णय होता है राज्य का तो उसमें हम सब सहभागी हैं, पूरा राज्य गौरवान्वित होता है, पूरे राज्य की उपलब्धि होती है। तो आप सब भी इस उपलब्धि के उतने ही हकदार हैं जितना मैं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर आपको स्वयं इसकी सूचना दूँ। सर, आपका जैसे बजट से पहले हम लोग ग्रीन बोनस की डिमांड करते थे, लेकिन उसको हम डाटा के तौर पे नहीं दिखा पाते थे। हमको लगता है सूचकांक आने के बाद एक मजबूत आधार होगा हमारे पास इसकी डिमांड करने का। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है सुरेंद्र डसेला भाई। ये एक ऐसा वो है कि हम कहते तो रहते थे, लेकिन हम इस मामले में, ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के मामले में हम कहाँ पर खड़े हैं ये हमको खुद पता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 सालों के आज इंडेक्स पर आज वो आंकड़े आए हैं, उससे ये है कि हम बहुत मतलब बहुत मैं कहूँ कि बहुत अपने को प्रफुल्लित भी नहीं मान सकते और बहुत हम अपने आप को हतोत्साहित भी नहीं मान सकते। हमारे आंकड़े बिल्कुल सही दिशा में हैं, लेकिन हमको चेतने की आवश्यकता है। हम चेतेंगे और अन्य जगह से हमारा अच्छा वो है, एक हर तरह से हमको प्रकृति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ये इस दिशा में भी बहुत अच्छा होगा। और जो हमको अन्य लाभ भी लेने हैं, नीति आयोग में, भारत सरकार में ग्रीन बोनस की बात है, अन्य बातें हैं, राज्य के लिए जो हम सबको अच्छा पर्यावरण देने का काम राज्य कर रहा है, तो ये सूचकांक हमारे लिए बहुत लाभकारी होंगे। बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है। जो भी नए मकान बन रहे हैं, अगर मकान के साथ अगर एक पेड़ लगाते हैं, इस तरह की योजना भी क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, देखिए, हमारे जो प्राधिकरण बने हैं, वो प्राधिकरण चाहे रेन हार्वेस्टिंग का फार्मूला हो या कैच द वाटर, कैच द रेन, इस प्रकार का जो कार्यक्रम है वो लगातार चला रहे हैं। और हमने अभी सारा के माध्यम से जो अभी बोर्ड गठन किया है, उस बोर्ड के गठन में हमने जहाँ पर जो हमारे स्रोत हैं, लगभग हजारों की संख्या में जो स्रोत थे, हमारे गाढ़ गधेरे थे और लगातार बहने वाली बहुत सारे नदी नाले थे, वो सब कहीं ना कहीं सूख गए हैं। उनके पुनर्जीवन का और वृक्षारोपण और पौधारोपण का एक महाअभियान इस बार हरेला पर्व से लिया है। पहले दिन हमने 50 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया था, उसमें हम आगे बढ़े हैं और पूरे महीने भर ये कार्यक्रम हमारा चलने वाला है। और विश्व पर्यावरण दिवस के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ये कार्यक्रम भी हमारा लगातार चल रहा है। सर, देखिए, चूँकि एक आज शुरुआत हुई है और बहुत सारे आज वन विभाग के पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले, अनेक अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी आज वहाँ पर उपस्थित थे और सबके सुझाव आए। क्योंकि एक शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत है, इस शुरुआत को हम लोग मेंटेन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ऐसा कोई अनुमान है सर कि हम देश को कितना कंट्रीब्यूट करें पर्यावरण के क्षेत्र में? नहीं, अभी चूँकि एक जो हम विकास कर रहे हैं या हम जीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, उस योगदान में हम अपने राज्य में कितना जो है वो उस धनराशि के बराबर कर रहे हैं, उसका एक आंकड़ा आया हुआ है, वो आपको अलग से दे देंगे। कैरिंग कैपेसिटी को लेकर जो अध्ययन चलता है, क्या जीईपी में उसको लेकर भी आप चल रहे हैं, उसकी एनालिसिस को भी लेकर चल रहे हैं? केयरिंग कैपेसिटी हमारा आपदा प्रबंधन विभाग कर रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे जगहों का केयरिंग कैपेसिटी का आ गया है। और अभी हमने जो यात्रा प्राधिकरण बनाने का एक काम आगे बढ़ाया है, उसमें भी केयरिंग कैपेसिटी आई है और शहरों की भी आई है। के बाद जो चुनाव मंडल के वन के क्षेत्र में एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं, डीएम की रिपोर्ट आपको आई, क्या उसका आकलन है कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे या सरकारी भूमि बेची गई?
देखिए, अनेक अनेक माध्यमों से मुझे बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी और समाज में काम करने वाले प्रमुख लोगों ने भी इस बारे में एक तरह से सूचना दी थी उन्होंने कि ये वन विभाग है, सरकारी ज़मीनें हैं, ये स्टाम्प पेपर पर बेच दी गई हैं और इसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी है, इसलिए हमने उसकी एसआईटी जांच प्रस्तावित की है। तब ये एसआईटी जांच खाली मामूली होगी, जैसे यहाँ ऋषिकेश वगैरह में तमाम जमीनें ऊपर की है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे 10 रुपये की जांच होगी। अभी देखिए, रामनगर और हल्द्वानी के आसपास के लोगों ने मुझे कहा था और यहाँ ऑलरेडी देहरादून में तो स्टाम्प पेपर पर बिक्री पर पहले से भी एसआईटी की जांच चल रही है, एक कमेटी कर रही है। आपके पास अगर कोई सूचना अन्य स्थानों की है तो आप दे दीजिए, मैं वहाँ भी जांच करवाऊंगा। अरे अब ये क्या लेके एमडीडीए ने एक अभियान चला रखा है, जैसे कि लोग लगातार से पास हो रहे हैं, एमडीडीए के लगातार कॉलोनियां बन रही हैं, काफी है, बड़े अच्छे उन्होंने शुरुआत करी है, और भी विभाग इसको लेके चले तो बेहतर नहीं होगा। क्या मतलब, मैं समझा नहीं क्या? हाँ बिल्कुल, आपका नहीं, एमडीडीए ने बहुत अच्छा अभियान लिया है और अन्य प्राधिकरण भी लोगों को जहाँ अधिक से अधिक सुविधा देने का काम प्राधिकरणों के माध्यम से हमने करना है। हमने कहा है कि सरलीकरण करें, नक्शा जल्दी पास हो उस, और कुछ बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो अपने आप हो जाता है, सो मोटो जिसको बोलते हैं। नहीं मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ड्रीम सैंक्शन बोलते हैं, ड्रीम सैंक्शन, अपने आप जो स्वतः ही हो जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हम सभी हमारे प्राधिकरणों में कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने कहा है अभियान, एमडीडीए देखिए एक सरकारी विभाग है, एक प्राधिकरण है। हमारे अन्य प्राधिकरण भी काम कर रहे हैं, हरिद्वार विकास प्राधिकरण काम कर रहा है, उधर उधम सिंह नगर में उधम सिंह नगर प्राधिकरण कर रहा है, नैनीताल में नैनीताल झील प्राधिकरण, ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकारी संस्थान है और सरकार की अपनी एक सीमा है। ये सीमा पूर्णता को तब प्राप्त होगी जब इसमें जन जन का योगदान होगा, जन जन का मिलना होगा, जन जन इसमें सम्मिलित होगा। तो मैं समझता हूँ जन जन को इस अभियान से जोड़ने का काम, इतनी सारी मूर्तियाँ जो मेरे सामने बैठी हैं, उनके अतिरिक्त सबसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए जो चुनौतियाँ हैं, देहरादून शहर का इस बार हमने जो तापमान देखा है तो लगभग 44 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है। तो अगर ये इसी गति से तापमान बढ़ता रहा तो आप ये सोचिए कि आने वाले समय में हम अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को क्या देकर जाने वाले हैं, किस प्रकार का हम उनको जीवन देने वाले हैं। हमारे पूर्वजों ने भी हमारे लिए पौधों का रोपण किया होगा, वृक्ष लगाए होंगे, बहुत सारी विरासत हमको देकर गए हैं। उसी विरासत को सजोकर उसी को हम आज उसके साथ जी रहे हैं। तो हम सब का दायित्व बनता है कि कम से कम इसमें जो भी हम अपने तरफ से योगदान कर सकते हैं उसमें हमको योगदान जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों को लगता होगा देहरादून में हम बैठे हैं और चमोली में आपदा आ रही है या धारचूला में आपदा आ रही है, तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ने वाला है। या दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं, उनको उत्तराखंड में कहीं आपदा आ रही है तो कहते हैं अरे दिल्ली से क्या लेना देना है, आपदा तो उत्तराखंड में आ रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वहाँ आपदा आ रही है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे पास आज नहीं आएगा तो वो आने वाला है, ये मानकर हमको काम करना है। इसलिए संपूर्ण विश्व को जो हमारी संस्कृति कहती आई है कि अयम निजम परोभेति गणना लघुचेत साम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुम्बकम, यानी कि तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये सब ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं जिनके मन छोटे होते हैं, जिनके चित्त छोटे होते हैं, जिनका उदार चरित्र है, उनके लिए तो सारा संसार, सारी धरा घर है। तो इस प्रकार का भाव हम सबके अंदर आएगा तो मैं समझता हूँ कि मनुष्य का जो जीवन है वह भी एक आश्चर्य का जीवन है। हमारे शास्त्र कहते हैं, भागवत गीता कहती है, तमाम हमारे ग्रंथ कहते हैं कि कई सारे जन्मों के बाद
कई सारी योनियों के बाद हमको मनुष्य के जीवन में आने का अवसर मिलता है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और भगवान ने जब हमको मनुष्य के रूप में बनाकर भेजा है और एक विशिष्ट प्राणी के रूप में भेजा है, तो हमारा काम भी विशिष्ट होना चाहिए कि हम किस विशिष्टता से अपने जीवन का निर्वाह करें और अपना ये जीवन भी सफल करें और इतने अच्छे काम करें इसमें जो भी कर सकते हैं कि आने वाले सारे जीवन सफल हों। जो मामला था बुराड़ी वाला वो शांत किया। दूसरा मामला अभी सोने को लेकर के सोना जो विवाद है उसको लेकर क्या मानते हैं, कोई मुद्दा है? देखिए वो उस मुद्दे पर कोई भी माने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना मैं समझता हूँ सभी दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है और भगवान केदार जी का वो धाम है और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नज़र से बच नहीं सकता हो। आरोप तो धर्माचार्य लगा रहे थे। सभी धर्माचार्यों ने, सभी पूज्य संतगणों ने उस पर बहुत बोल दिया है और उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जो आंकड़े हैं या जो सही बात है, सच्चाई है, वो लोगों के सामने रख दी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे हमारे धाम हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार उन धामों का पुनर्विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, नवनिर्माण हुआ है। धामों में यात्रियों की और श्रद्धालुओं की और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है तेजी से। जो पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो देश की आज़ादी के बाद कभी इतनी तेज़ी से उन सालों में काम नहीं हुआ है। और मैं आप सब लोगों से भी बहुत अनुरोध पूर्वक आज एक बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जो है थोड़ा सा यात्रा में लोग ज़्यादा आ गए और हम अखबारों में लिख देते हैं, अपने टेलीविज़न पर चला देते हैं और पोर्टलों पे न्यूज़ डाल देते हैं या कोई वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। उसके कारण से देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि ये हमारे धाम, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण धाम है। ये हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और आस्था श्रद्धा के साथ साथ यहाँ की आर्थिकी, यहाँ का रोजगार, यहाँ के व्यापार से भी जुड़े हुए हैं। और हम अगर कोई भी न्यूज़ इस प्रकार की डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं जाता है और लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पर क्या स्थिति है। आप लोग जो लिखते हैं, आपकी लेखनी में इतना दम होता है कि उस लेखनी से प्रभावित होकर लोग अपनी धारणा बना लेते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसे मामलों में कतई भी, और दूसरे जो हमारे राजनीतिक दलों के मित्र हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय हैं। ये मुद्दे हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास से जुड़े हुए हैं। उन पर कतई भी किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो राज्य के हित में भी है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको राज्य हित पहले देखना चाहिए। कांग्रेस पेटेंट पॉलिसी, क्या सरकार ने अपने इसी जांच में इस चीज का संज्ञान लिया है या कुछ? केदारनाथ में मंदिर के एडवांस लगातार बढ़ रहे हैं पिछले 3-4 सालों में, ऐसा देखने में आया है। तो देखिए, कई बार चूंकि हमारे धकाते जी इसका माना जा रहा है कि बहुत ही हाई डेसिबल वहां पर वर्किंग चल रही है, जिसमें कि स्टोन क्रशर की काफी ऊंचाई पर लगाया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये केवल वो हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी वहाँ पर कार्य हो रहे हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर हो रहे हैं और बिल्कुल इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाने की बात जो मैं कह रहा हूँ उसी के आधार पर हो रहे हैं। वो धाम को हमारा सुसज्जित बनाना है, उसका नवनिर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है। और आप देख ही रहे हैं कि वहाँ पर तमाम
जो कार्य हुए हैं उसके कारण से बहुत हमारी वो धाम की पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई है वहाँ पर, उसी के लिए सब काम हो रहा है। लेकिन उसको इससे जोड़ना मैं समझता हूँ कि वो केवल कहने की बात। धन्यवाद। आप चाय से नहीं चलेगा काम, आप सीम सब आए। चाय से काम नहीं चलेगा। आज हो गया, कहाँ आया शाम को मुझे मालूम है।